नमस्कार, न्यूज हिमाचल में आप सभी का स्वागत। 5:30 बजे हम चर्चा करेंगे तेल ने बिगाड़ा बजट का खेल। दरअसल जिस कदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया, उसके बाद आम आदमी की बोझ पर कितना महंगाई का बोझ पड़ा है और इसी के साथ सियासत भी गर्मा चुकी है और हिमाचल की कांग्रेस सरकार की तरफ से केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा गया। आर्थिक नीतियों को लेकर सवाल खड़े किए गए। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा दर्ज किया गया है, उसकी बात की जाए तो पेट्रोल 87 पैसे तो डीजल 91 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और एक सप्ताह में ये दूसरी बार रेट बढ़े हैं। और इसके बाद शिमला में पेट्रोल 99 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। बसों के साथ माल भाड़े में भी इसका असर पड़ना तय है और इससे खाद्य वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ेंगी और जानकारों की मानी जाए कि अभी और रेट बढ़ सकते हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 5 दिनों के भीतर दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए। इससे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इसी के साथ ही कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हिमाचल के, जहां पर पेट्रोल पंपों पर कहीं कहीं सन्नाटा छाया है क्योंकि इतना महंगा पेट्रोल जो है जिस वजह से लोग कतराते हुए नजर आए हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनका काम पेट्रोल डीजल के बिना नहीं चलेगा। सीएनजी भरवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रोज़मर्रा के कामकाज के लिए। पेट्रोल डीजल और सीएनजी बहुत ज़रूरी वस्तुओं में से हो गई है। तो लंबी कतारों में भी लगे हुए लोग नज़र आए हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ गर्मी का प्रकोप है और दूसरी तरफ है महंगाई का दैंत, जो महंगाई का राक्षस है, लोगों को और डरा रहा है। ये तस्वीरें हमीरपुर, मनाली, शिमला, बिलासपुर, नाहन, ऊना से आप तस्वीरें देख सकते हैं। 12 साल से ज्यादा का समय इनका हो रहा है और आज पेट्रोल जो है 100 से पार है। डीजल भी अब उसी के बराबरी पे है। एलपीजी के हाल ही जो है वो 400 से 4 गुना ज्यादा पे जा रहा है। यहाँ तक ये हाल है कि आज कमर्शियल और जो सिलेंडर्स है या दूसरे जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स है वो भी ब्लैक हो रही है। 3500 रुपए तक की ब्लैक हो रही है देश में विभिन्न जगहों पर। तो ये सारी की सारी जो आज है ये भारतीय जनता पार्टी की जो आर्थिक नीतियां हैं, जो विदेश नीतियां हैं, ये सारी की सारी फेल हो गई। तो हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। संजय शर्मा जी, प्रवक्ता हिमाचल बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूषण रोहटा जी जुड़े हैं हिमाचल कांग्रेस से। भूषण रोहटा जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर राजेश चांदना जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। डॉक्टर राजेश चांदना जी, आपका भी स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले मैं बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ संजय शर्मा जी जुड़े हैं, उनका मैं रुख करूंगी और उनकी प्रतिक्रिया जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हिमाचल की कांग्रेस सरकार या विपक्षी पार्टियों की तरफ से केंद्र की बीजेपी सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उनको गलत बताया गया और उन नीतियों की वजह से महंगाई का बोझ जनता के ऊपर पड़ा है। आपका समय शुरू होता है। अब 5:32 हो चुके हैं। संजय शर्मा जी, केंद्र की आर्थिक नीतियों को लेकर निशाना साधा है। अनम्यूट कर दीजिए सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है, अब आ रही है। आप जी देखिए, आज की चर्चा को जिस तरह से आपने शुरू करने का प्रयास आपने किया है कि देश की आर्थिक नीतियां, यह देश की आर्थिक नीतियां नहीं है, ये वैश्विक आर्थिक नीति, जो वैश्विक संकट इस समय चल रहा है, जो आर्थिक हालात पूरे विश्व के सामने खड़े हुए हैं, उसी का ही खामियाजा जो है वो भारत को भी कहीं ना कहीं, भारत के ऊपर भी उसका साया पड़ रहा है। इसलिए भारत फिर भी
देश जितनी भी विश्व की अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें से आज भी अगर बेहतरी की कोई अर्थव्यवस्था चल रही है तो वो भारत की अर्थव्यवस्था है। और आपने तो चर्चा की शुरुआत करी कि महंगाई का दैत्य, जब महंगाई के दैत्य की बात आप शुरू करते हैं तो 2004 से लेकर के 14 तक का यूपीए का शासन, जिस समय पूरा देश एक बात कहता था कि महंगाई डायन खाए जाता है, वो समय क्यों भूल जाते हैं? वो कब के कहां गई वो उस समय की आर्थिक नीतियां? वो तो उस समय तो देश का जो संचालन कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री थे, वो तो विश्व स्तर के आर्थिक अर्थशास्त्री थे। लेकिन क्यों तब भी इन्फ्लेशन रेट क्या था देश में? देश का इन्फ्लेशन रेट उस समय भी, महंगाई की दर देश के भीतर जो है वो 8% से 12% तक की पहुंची कि नहीं पहुंची जी। किसकी आर्थिक नीतियां खराब थी? उस समय क्या था? उस समय भारत की स्थिति क्या थी? भारत को कहां गिना जाता था? और भारत का उस समय आप ये मान करके चलिए कि जो सबसे पूरे विश्व के अंदर सबसे खराब अर्थव्यवस्थाएं, पहली पांच खराब अर्थव्यवस्थाएं, उसमें भारत शामिल था। आज तो भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है, तीसरी तक पहुंचने के प्रयास में है। तो इस तरह से इल्जाम लगाना नहीं, इल्जाम लगाने ठीक है, कांग्रेस पार्टी है, विपक्ष में है, कांग्रेस का फर्ज बनता है। लेकिन कांग्रेस ने किया क्या? हिमाचल प्रदेश में जब से सरकार बनी है कितनी बार आपने वैट बढ़ा दिया? सरकार हिमाचल की सरकार ने कितनी राहत आपने प्रदान कर दी? क्या आप सरकार बनने के जो वायदे आपने किए थे उन वायदों को तो आप मुकर गए, लेकिन आपने सरकार के बनने के 15 दिन के भीतर क्या आपने 5 रुपए वैट जो है वो हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के ऊपर नहीं बढ़ाया? क्या आज तक पूरे हिमाचल प्रदेश में सरकार के 3.5 वर्ष के लगभग के कार्यकाल के भीतर आपने 4 बार जो है वो तेल और डीजल के, पेट्रोल और डीजल के ऊपर वैट नहीं बढ़ाया है? इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है। अब मई 2013 में जब फेडरल रिजर्व, अमेरिकी फेडरल रिजर्व का जो है, जब उन्होंने कहा कि हम आपको जो आर्थिक प्रोत्साहन विश्व के प्रमुख देशों को दे रहे थे, उन्होंने वापस करने की बात की, तो कहां की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही थी जी? उसमें भारत शामिल नहीं था। तो इस तरह से जो है वो लगातार कोसने से नहीं, प्रयास से, ये इस देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत थी कि टीवी चैनल के ऊपर आकर के बोलना देश की जनता को कि वैश्विक संकट के बीच में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, महंगाई बढ़ सकती है। आज तक कांग्रेस के 70 वर्ष के शासन के भी प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, क्या किसी ने आकर के जनता के सामने खड़े होकर बोलने की हिम्मत करी कि आपको महंगाई डायन अगर खा रही है तो इसके कारण क्या है, बताने का प्रयास किया जी? इसी तरह से जो है वो कोसने से नहीं, प्रयास क्या होने चाहिए? सामूहिक प्रयास होने चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ने कोई अपील देश के लोगों के सामने करी है तो उसका सम्मान होना चाहिए। आज हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट ने अब वो तो कोई राजनीतिक दल नहीं चला रहा है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस बात को महसूस किया और उन्होंने एक अपने ही कर्मचारियों को, अधिकारियों को, जजेस के सामने एक बात रखी है। उन्होंने वर्क फ्रॉम होम का भी जो है वो इसको चुना है कि कम आए, कम वाहन चलाएं, सरकारी वाहनों का कम से कम प्रयोग हो। तो ये सारी चीजें अगर हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से प्रदेश के अगर हाई कोर्ट ने भी ऐसा निर्णय लिया है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी देश हित में इस समय राजनीति करने का मौका नहीं है। राजनीति करने के तो बहुत मौके मिल गए, बिल्कुल। राजनीति तो आपने बंगाल के भीतर भी करी, राजनीति आपने असम के भीतर भी करी। क्या परिणाम रहे? आपने भारतीय जनता पार्टी को कोसने के जितने प्रयास किए, भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत होकर के जनता का विश्वास जीत करके फिर देश के भीतर खड़ी हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि सामूहिक तौर पे जो प्रयास होने चाहिए उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को भी, कांग्रेस पार्टी की सरकारों को भी इसके भीतर योगदान की दृष्टि से खड़ा होना चाहिए, ना कि कोसने की दृष्टि से खड़ा होना चाहिए। ठीक है। 5:33 पर आपने शुरू किया था, 5:38 हो चुके हैं, तकरीबन 6-6.5 मिनट मिले हैं आपको। और इतना ही समय, क्योंकि बराबर सबको समय मिलना चाहिए, इतना ही समय आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को भी मैं दूंगी। सर, बिल्कुल अच्छी बात कही संजय शर्मा जी ने, रोटा जी, के देश हित में
एक सामूहिक भागीदारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ कोसने से नहीं होगा। महंगाई के बोझ से जनता को राहत पहुंचाने के लिए एक ठोस नीति होनी जरूरी है राज्य की सरकार की तरफ से भी। तो देखिए, बड़ी अजीब बात है कि जब अगर देखिए भाजपा से जब भी जाके सवाल पूछे जाते हैं तो बड़ी हैरानी सी होती है कि ये जो है बिल्कुल पीछे चले जाते हैं हमेशा। जो है अभी जैसे इन्होंने 2004 से लेकर 14 तक का जो इन्होंने हवाला दिया, लेकिन मैं आपको इसमें एक चीज शायद मैं इनको कहना चाहूंगा, अगर आप अभी साथ के साथ भी अपना फोन देखें, अपनी इंटरनेट पे जाके सर्च करें कि जो भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सबसे बेहतरीन कब रही है, तो अगर आप देखेंगे कि 2005, 6, 7, 8 ये वाले जो साल थे ये सबसे बेहतरीन रहे हैं। आप जब भी जाकर जो है अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ की जाके बात करते हैं, तो अगर आप ये कहेंगे कि मनमोहन सिंह की सरकार पे जाके जो महंगाई डायन है, देखिए डायलॉग आप जैसा मर्जी जाकर बना दे, आप कुछ भी जाकर किसी को किसी तरीके से जाके बोल दे, लेकिन है तो सच्चाई, जस्टिफिकेशन नहीं होती है। सच्चाई तो है। सच्चाई कैसी है? महंगाई सच्चाई क्या चीज है? तब भी क्यों अगर आप देखिए, उन्होंने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, रोटी कपड़ा और मकान मूवी कब आई थी, कौन से सन में आई थी, तब भी महंगाई थी। महंगाई डायन खाए मात खाए जाए, क्या वो गाना, वो भी कितना पुराना गाना है। महंगाई डायन खाए जाए, हाँ, वो तो तब से भी महंगाई का दौर है। देखिए मैं इसमें ना आपको इसमें एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जैसे आप ये वाली बात जो कर रहे हैं, अभी गाने वाली भी बात कर रहे हैं, जो खास तौर पे जब हम महंगाई की बात करते हैं, ये इसके जो फैक्टर्स हो गए हैं वो आपका पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, आपके जो रिसोर्सेज उस पर जाके डिपेंड करता है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो जाके होता ही रहा हमेशा, भारत में जाकर हम बात करते हैं, तो जो रिसोर्सेज है वो सीमित होते रहे, तो इसके इस वजह से जाकर जो है यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता भी गया। तो और अगर जैसे अभी बात करें, देखिए जैसे जो केंद्र सरकार ने अभी भी जाकर, देखिए मुद्दा तो हमारा खैर ये वाला है, जो अभी भी आज भी जाकर जो तेल की जो कीमतें बढ़ा दी गई है, बात इस पे जाकर होनी चाहिए कि आप एक ही बार स्पष्ट कर दें, आप एक बारी में स्पष्ट कर दें कि आपको कितना तेल बढ़ाना है। जब आपको देखो जनता को मारना ही है तो एक ही बारी में आप जाके एक मार कर दें। जब कच्चा तेल सस्ता था तो आपने टैक्स बढ़ाकर जो है जनता की जेब काटी गई। अगर आप देखोगे कोविड टाइम की अगर आप बात करते हैं, आप अभी भी जाकर आंकड़े निकाल दे, $30 प्रति बैरल जो है तब जाके इसका जो प्राइस था, और मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तब $120 प्रति बैरल इसका जाके प्राइस था। तो आप तब जाके इसका अब जब आप महंगाई की बात कर ही रहे हैं तो आप इसको इवैल्यूएट कर लीजिए कि 2014 में जाकर 2013-14 के आसपास की बात है, जब $120, मैडम आज भी $120 है, और $120 में आज हम 100 से ऊपर है, और तब जो है अगर आप तेल की कीमतें देखोगे 60 रुपए के आसपास जाके थी। तो ये इस तरह का जस्टिफिकेशन देना, तो मुझे लगता है कि पता नहीं किस तरह की जाके बात करने की, मेरे ख्याल से थोड़ा समझ से ही जाके परे है। 2014 में अगर आप जाके देखते हो जो पेट्रोल, कांग्रेस पार्टी ने ही ऑयल बॉन्ड्स निकाले थे। नहीं, आप सुनिए, देखिए जो 2014 में समय ना भूलिए आप, देखिए ये समय ना भूलिए, आपकी ऑयल बॉन्ड्स जो है वो 2008 में कांग्रेस पार्टी ने निकाले थे। इस देश को गिरवी रखने का अगर प्रयास किसी ने शुरू किया था तो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था। भविष्य की पीढ़ियों को कर्जदार बनाने का जवाब काम दीजिए शर्मा जी की बातों का। रोटा जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हाँ रोटा जी जवाब दीजिए शर्मा जी की बातों का। और वैट जो है राज्य सरकार की तरफ से क्यों वसूला जा रहा है ज्यादा? देखिए मैं आपको मैं देखिए वहीं पर आ रहा था। हाँ। कि देखिए अगर आप केंद्र सरकार की बात करते हैं, एक्साइज ड्यूटी कितनी है? 30 रुपए जाकर है। और अगर बात करते हैं ना, देखिए ये तो जो टैक्सेस का जो फॉर्मुलेशन है, इसकी जो पॉलिसी है वो तो सेंटर जाके बनाती है। तो जो वैट हो गया, इसको जीएसटी के अंडर क्यों नहीं लेकर आ जाते? इसको हटा दो आप, इसको क्या नाम, लेकिन जीएसटी काउंसिल में विपक्षी वो तो बीजेपी तो कहती है कि जीएसटी काउंसिल में वो कह चुकी है कि हम तैयार हैं नहीं जीएसटी के दायरे में, लेकिन विपक्षी पार्टियां जो है देखिए जितने विरोध करती है। विभाग जो है 12 साल हो गए मोदी सरकार को, 12 साल हो गए हैं, और अब तो 13 से स्टार्ट हो चुका है। आप अभी भी जाकर विपक्ष को कितना जाके कोसेंगे? कब तक आप नेहरू की पीठ पे, पंडित नेहरू जी की पीठ पे जाकर चढ़ के जो है आप इल्जाम लगाते रहेंगे कि ये तब जाके ऐसा होना चाहिए था? आप कितनी तरह की चीजें नहीं होगी, आप मुंह छुपाकर भाग रहे हैं, देश में जाकर पेपर लीक हो रहे हैं, आप तब जाके जवाब नहीं दे रहे, और ये कह रहे कि क्या नाम इन्होंने मोदी जी ने पब्लिकली जाकर बोला। कांग्रेस माना जाए कि जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है, सहमति जताती है? आप करिए। देखिए ये जो सारी बात होगी, ये तो केंद्र सरकार के हाथ में, केंद्र सरकार को ये
जो भी जाके जो चीजें जीएसटी से बाहर है उसको ला देना चाहिए। विरोध क्यों करता है फिर विपक्ष? विरोध क्यों करता है? नहीं, आप मुझे बताइए विरोध किसने किया? तो केंद्र सरकार ला देना। विरोध तो बहुत सारी चीजों को होता है। विरोध तो पेपर लीक का फिर भी कहिएगा कि थोप तो देते हैं, फिर कहिएगा थोप देते हैं। मैडम देखिए, अभी तो पेपर लीक भी जाकर हुआ, तो पेपर लीक पे जाकर कौन सी कोई इन्होंने उसका स्टैंड ले लिया कि उन्होंने अभी जो केंद्र सरकार है कौन सी बातें जाकर मान ली? इनके तो जाके मंत्री कह रहे कि कोई किस तरह का पेपर लीक नहीं हुआ। तो इस पे भी जाके पंडित नेहरू को बोल देना, इल्जाम उन पे लगा देना चाहिए कि गलती पंडित नेहरू की रही कि उन्होंने एम्स जाके बनाया। एम्स ना बनाते तो मेडिकल एंट्रेंसेस ना होते, तो ये जो पेपर लीक वाली बात ही ना आती। भूषण जी, आप गलत दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। बात तो महंगाई के ऊपर और पेट्रोल और डीजल के ऊपर। अगर नेहरू जी के ऊपर शुरू करनी होती तो मैं 1947 से शुरू कर देता। आप इस पे स्पष्टीकरण दे ही नहीं पा रहे। 2004 से शुरू कर रहा हूँ। अगर आप कहते हैं कि 47 से शुरू करें, मैं जा सकता हूँ, 47 पे जा सकता हूँ। आप छोड़ो, देखिए 4 में क्या हुआ, 40 में क्या हुआ, छोड़ दीजिए। आप मुझे एक चीज बताओ, मैं तो 2004 से 14 का डिस्कस कर रहा हूँ, 10 वर्ष का शासन, और कंपैरिजन के लिए करना पड़ता है। अभी ये बताओ तेल के दाम क्यों बढ़ाए? आप ये बता दीजिए जिन प्रश्नों को मैंने रखा है, लेकिन तेल के दाम भी तो बढ़ाए गए हैं ना शर्मा जी। क्या वो नहीं? एक्साइज ड्यूटी तेल के दाम क्यों बढ़ाए गए? टैक्स तो वसूलती है केंद्र सरकार भी। बताओ, या इस देश के कुशल नेतृत्व का, ये इस देश के कुशल नेतृत्व की ही कोशिश थी कि कोविड के दौरान जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हुई तो भारत की अर्थव्यवस्था तब भी आगे बढ़ती रही। ये इस देश की कुशल आर्थिक नीति का परिणाम है। लेकिन इसका पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं सर, एक सामूहिक देश हित के लिए फैसला लिया जाना जरूरी होगा। रोटा जी, शर्मा जी, मैडम ये बात माननी पड़ेगी कि ये वैश्विक, ये भारत के द्वारा पैदा किया गया संकट नहीं है, ये वैश्विक संकट है। इस विश्व के अंदर इस समय 2 युद्ध चल रहे हैं। एक सवाल पूरा विश्व सवाल ले लीजिए। वर्ल्ड वार के कगार के ऊपर खड़ा है। चलो मैं मान लेगा, सवाल ले लीजिए रोटा जी। विश्व युद्ध के कगार पे खड़ा पूरा विश्व है और उसके भीतर सुनिए टाइम हो गया संजय जी के साथ चलाना, ये इस देश की अर्थव्यवस्था। एक सवाल जल्दी से सुन लीजिए शर्मा जी, फिर मैंने आगे चांदना जी का रिएक्शन लेना है, उनका टाइम हो गया 6 मिनट। कह रहे हैं जी, आप कह रहे हैं कि वैश्विक संकट है, ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ वैश्विक संकट है। लेकिन जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस 2020 में $30 था, तब जाके तेल की कीमतें क्यों नहीं गिराएगी? तब जाके लोगों को फायदे क्यों नहीं दिए गए? आप इसका जवाब दीजिए। तब क्यों नहीं? मैं इसका जवाब ले लेती हूँ सर, आप अपना इसका जवाब तैयार रखिएगा। शर्मा जी, मैं आती हूँ आपके पास। हमारे साथ चांदना जी भी जुड़े हैं, डॉक्टर राजेश चांदना जी का भी रिएक्शन ले लूँ जरा, 6 मिनट उनको भी दे देते हैं। चांदना जी, आपका क्या कहना है, कौन जिम्मेदार है पेट्रोल और डीजल की कीमतें? क्योंकि सियासी बयानबाजी हो रही है लेकिन पिछले आम जनता रही है। सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार जी। साफ साफ दिख रहा है मैडम, अब देखो मोदी सरकार को 12 साल हो चुके हैं। अब वो समय नहीं रहा कि वो आरोप लगाएं, कांग्रेस के ऊपर डालें। अब जिम्मेवारी सेंटर में भाजपा की है। पहला तो मेरा यही तर्क है। और दूसरा, जिसको भाजपा वैश्विक संकट का नाम देती है, वह संकट भी अब मुझे 2-3 महीने पीछे जाना पड़ेगा। ईरान से हमने पंगा क्यों लिया? ईरान से तो हम चंगा भला तेल ले रहे थे और हमें रुपए में तेल मिलता था। हमें क्या जरूरत थी ईरान से पंगा लेने की? अब देखो इन चीजों को भी सवाल उठेंगे। मोदी जी एक दिन पहले इजराइल क्या करने गए थे, ये सवाल भी उठेगा। और इनकी बातचीत चल रही थी और रातों रात वहां ईरान पे हमला हो जाता है। तो ये चीजों, मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक तरह से युद्ध में फंसा दिया गया, जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं था उस युद्ध से। और उसी दिन से हमारे देश में फाइनेंशियल क्रंच शुरू हो चुका था, जो कि सरकार डिक्लेयर नहीं कर रही थी और अब सरकार ने चुनाव खत्म होने के बाद डिक्लेयर किया। और मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था कि तेल के दाम बढ़ेंगे। अभी मैडम आप वेट करते रहिए, ये 15 रुपए के आसपास और बढ़ेंगे, क्योंकि मैं भी अर्थशास्त्र बिल्कुल 10-15 रुपए और बढ़ेंगे। ये हमारे को झटका दे रहे हैं, धीरे धीरे यही हो रहा है। लेकिन देखिए, वो तो वैश्विक संकट का जो है हवाला दे रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ठोस नीति होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। राज्य सरकार को ये चाहिए, ये ठीक है कि मैं थोड़ा सा इसमें भी जाऊंगा कि भाजपा समर्थित सेंट्रल गवर्नमेंट
और जो हमारी कांग्रेस की है इनको जो है सपोर्ट नहीं मिल रही। इनको आज आरडीजी भी इनका बंद हो गया, इनको जो और भी आर्थिकी हैं वो बड़ी मुश्किल से आती हैं। काफी पैसा हमारा हिमाचल का वहां दिल्ली में फंसा हुआ है। तो ये देखो सेंटर हमारे साथ सौतेला व्यवहार इस वजह से तो कर रही है क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। तो एक तरह से कांग्रेस के पर काटने की कोशिश शुरू से करते आ रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो ये बात तो मैं भी मानता हूँ। तो सरकार यहाँ पे जान छुड़ाने के लिए छोटा मोटा वैट लगाती है, ये सब करती है क्योंकि उनको भी तो अपना स्टेट चलाना है। बट फिर भी अब मैं आज कांग्रेस सरकार को ये सलाह दूंगा, इस समय कोई भी अतिरिक्त बोझ जनता पे ना डालें क्योंकि सेंटर से बतेरे बोझ हमारे को मिलने वाले। आज जो पेट्रोल डीजल के दाम दोबारा बढ़े हैं, आप इनडायरेक्टली ये समझिए कि हमारे देश में महंगाई बहुत स्पीड से बढ़ने वाली। ट्रकों के भाड़े बढ़ जाएंगे, हर चीज महंगी होने वाली है, दूध पहले बढ़ चुका है, चीनी इंपोर्ट बंद हो चुका है। तो मैं ये कहना चाहता हूं फिर दोबारा से कि केंद्र की आर्थिक नीतियां मैं फेल मानता हूं और केंद्र की विदेश नीतियां भी मैं फेल मानता हूं और किसी को दोष नहीं दूंगा क्योंकि 12 साल से इन्हीं की सरकार है, इन्होंने ही देश को संभाला है। इन्हीं की जिम्मेवारी बनती है कि हमारे पूरे देश को पूरे का पूरा दारोमदार जो है शर्मा जी बीजेपी पर है, केंद्र सरकार पर। बिल्कुल जवाब दीजिए। 12 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है मैम। हाँ, जवाब दीजिए अभी सभी सवालों का शर्मा जी। रोटा जी ने भी एक सवाल किया था, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से जवाब दिया जाएगा। देखिए महंगाई के लिए जो बात करी इन्होंने कि जब क्रूड ऑयल सस्ता था और सारी चीजें, मैं अब जिम्मेदारी तो इनको भी मिलती है बनती है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि आपके भी तो बहुत से वायदे थे, आप पूछ रहे हैं कि क्रूड ऑयल जब सस्ता था तो पेट्रोल के डीजल के दाम कम क्यों नहीं हुए। तो लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि आपने जो है वो हाँ मैं बिल्कुल बोल रहा हूं कि आपने भी वायदा किया था कि सरकार के बनते पहली बैठक के भीतर महिलाओं को 1500 रुपया प्रति महीना देने का वायदा किसकी सरकार ने किया था? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया था कि नहीं किया था? 1 लाख नहीं। जब आपने चर्चा शुरू की है, मैं क्रूड ऑयल के ऊपर भी आऊंगा, मैं 1500 रुपए मिल रहे हैं। पहले जवाब तो दीजिए ना, जब क्रूड ऑयल सस्ता था आप उसकी बात बताएं। बिल्कुल बिल्कुल हमने जो योजनाएं जो है वो देश के हित में शुरू हुई वो आपको नजर नहीं आएंगी। आयुष्मान भारत आपको नजर नहीं आएगा कि 10 लाख तक का बीमा जो है वो लोगों को इलाज मुफ्त मिल रहा है, वो आपको नजर नहीं आएगा। आपको क्रूड ऑयल नजर आएगा। एक गरीब आदमी जो इलाज के लिए तरसता हुआ प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ नजर नहीं कर पाता था, आज जाकर के उस अस्पताल के भीतर जो है वो अपना इलाज करवाता है, वो आपको नजर नहीं आता है। हिमाचल प्रदेश को आप शर्मा देश को छोड़ शर्मा जी राजेश चानना जी ने भी कुछ पॉइंट्स गिनवाए हैं, वो आपको नजर नहीं आएगा। एक सवाल तो दोनों ने किया है, सेम एक कॉमन सवाल जो है दोनों ने किया। आप एक बार में बता दीजिए कि केंद्र सरकार एक बार में बता दे और कितना रेट बढ़ेगा। इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। देखिए जो स्थिति इस समय पूरे विश्व के अंदर है, जैसे डॉक्टर राजेश ने बात करी कि ईरान के युद्ध में भारत क्यों कूदा या भारत ने क्यों दुश्मनी। अरे भाई उनका साथ तो पाकिस्तान दे रहा है ना, तो क्या वहां पे फ्री ऑयल आ रहा है? बता दीजिए, पाकिस्तान को क्या ईरान से ऑयल आना जो है उसके मुफ्त में ऑयल आना शुरू हो गया? पाकिस्तान तो बाद में आया सर। जो परिस्थितियां जो वैश्विक परिस्थितियां बनी है उन परिस्थितियों के ऊपर जो भारत के हित में जो चीज हो सकती है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। जो भारत की जनता के लिए, जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए और जो भारत के वैश्विक सर और बढ़ेगी क्या कीमतें? शर्मा जी जाते जाते बता दीजिए, राजनीति होनी और कीमतें बढ़ेगी क्या? हमारे को क्या लेना देना? और कीमतें बढ़ेंगी? इजराइल का, अमेरिका का, ईरान का, हम भारत को क्या पड़ी? निश्चित तौर पे कीमतों के ऊपर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कीमतें हो सकती हैं क्योंकि वैश्विक संकट चल रहा है। असम के चुनाव थे तब तक तो कोई परेशानी नहीं। जब तक चुनाव थे तब तक कोई परेशानी नहीं थी क्या? चुनाव खत्म होते ही कीमतें बढ़ा दी और एक हफ्ते में 2-2 बार, ये सवाल है।
कि कितना ऐसा तो तेल, नहीं है कि कितना चुनाव को पेट्रोल, डीजल लेकर के के रेट चुनाव के बढ़ने वाले हैं। भीतर अगर चुनाव अगर इस देश जो युद्ध 6 है, वो तो महीने फरवरी से में ये जाके सारी शुरू होगा। व्यवस्थाएं चली हुई हैं और भारत अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को ऊपर केंद्रित करते हुए ये प्रयास किया है कि पूरे देश के भीतर इस विश्व युद्ध का, इस जो ये युद्ध चल रहा है अमेरिका और ईरान सर, और अब आपके इजराइल का, हाथ से निकल और चुकी है दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था, रशिया और अब नहीं यूक्रेन संभाल का, पाएगी। उस युद्ध के ऊपर भारत की आपने खो दिया। अर्थव्यवस्था के ऊपर उनसे कम ठीक है असर सर, पड़ेगा। टाइम हो चला है। जब सर टाइम हो चला है, बहुत शुक्रिया। अब लेकिन मैं- एक ठोस नीति जो बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बेहद अहम पॉइंट जो था कि एक साझी भागीदारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देश हित के लिए, राज्य हित के लिए।